हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। कल हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोगों ने देखा सेंडिंग एंड मॉडल, रिसीविंग एंड मॉडल, नॉमिनल पाई मॉडल, नॉमिनल टी मॉडल। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एबीसीडी पैरामीटर। एबीसीडी पैरामीटर हमारा क्या होता है, किसके लिए हम एबीसीडी पैरामीटर को यूज करते हैं, क्यों ट्रांसमिशन में इसका यूज हमको करना पड़ता है, ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एबीसीडी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर जो हमारा होता है वो क्या होता है, एबीसीडी पैरामीटर आर यूज्ड टू मॉडल अ ट्रांसमिशन लाइन। जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं उसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, एबीसीडी पैरामीटर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, अब एबीसीडी पैरामीटर कैन बी सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। अब ये सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल क्या होता है ये हम लोगों को इसमें समझना है। सिमेट्रिकल का मतलब है एबीसीडी पैरामीटर, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी तो वहां मैं आप लोगों को ये बताऊंगा एबीसीडी इसको क्या किस किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं। ए जो हमारा होता है वो क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज गेन होता है, और ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Vs बाई वी आर, सेंडिंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाई रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब ये ऊपर भी वोल्टेज है नीचे भी वोल्टेज है, तो वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वजह से जो हमारी ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यूनिटलेस होती है। बी जो हमारा होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेंडिंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाई रिसीविंग एंड करंट, Vs बाई आई आर। V अपॉन आई हम लोग जानते हैं क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी ओम होती है, और ओम को हम किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से हम ओम को डिनोट करते हैं। तो B की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Vs बाई आई आर, जो उसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एबीसीडी पैरामीटर में B की वैल्यू हमारी क्या होती है, तो आप बताएंगे ओम होती है। वो आपसे पूछ सकते हैं ए की वैल्यू क्या होती है, तो ए की कोई वैल्यू नहीं, यूनिट नहीं होती है, वो हमेशा क्या होता है, यूनिटलेस होता है। उसी तरीके से जो हमारा सी है वो हमारा क्या है, ट्रांसफर एडमिटेंस है। एडमिटेंस में हम लोग क्या देखेंगे, जो सी की वैल्यू है वो क्या है, सेंडिंग एंड करंट डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज, Is बाई वी आर। तो आई बाई वी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस से। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी महो, और महो को जो साइन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है ओम के। इस साइन से हम लोग किसको डिनोट करेंगे, कंडक्टेंस को। ठीक है, उसके बाद अब हमारा डी क्या है, रिवर्स करंट गेन है। तो यहाँ सेंडिंग एंड करंट डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड करंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स करंट गेन। इसकी जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, यूनिटलेस। क्यों, क्योंकि ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, तो जब दोनों जगह हमारा करंट ही है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी यूनिटलेस है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, एबीसीडी पैरामीटर के अंदर ए और डी की वैल्यू, यूनिट जो होगी वो क्या होगी, यूनिटलेस होगा। बी की यूनिट हमारी क्या होगी, ओम होगी। सी की जो हमारी यूनिट होगी वो क्या होगी, महो होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी दो कंडीशन पे। ये जो दो कंडीशन है ये बहुत मैंडेटरी कंडीशन है, आपको याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, आपको ये लिख के दे देगा A इज इक्वल्स टू, अगर D है तो हम उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल बोलेंगे, रेसिप्रोकल बोलेंगे, दो कोई और भी ऑप्शन आपको दे सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। या फिर आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल है तो A की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, तो A की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए, D के इक्वल होनी चाहिए। रेसिप्रोकल में क्या होगा, AD माइनस BC का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर AD माइनस BC करके हमारा 1 आ रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए इसी के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हमारे A और D की जो यूनिट है कोई यूनिट उसकी नहीं होती है, वो दोनों यूनिटलेस हैं। B की जो यूनिट है वो हमारी ओम होती है, C की जो हमारी यूनिट है वो महो होती है, और ABCD नेटवर्क कैन बी सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमारा जो ABCD पैरामीटर है वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और रेसिप्रोकल भी। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, ये हमारा ओपन सर्किट इम्पीडेंस जो होता है इसकी वैल्यू हमारी होती है क्या, A बाई सी। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस की हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, B बाई डी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ZC से, वो हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ओपन सर्किट इम्पीडेंस इनटू शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। तो अब हम लोग यहां से जब निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है AB बाई सी डी इन अंडर रूट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला हमारे पास देखने को मिलता है वो क्या आता है, अंडर रूट AB बाई सी डी। ये हमारा क्या है, इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। एग्जाम में हो सकता है आपको ABCD की वैल्यू दे दे और आपसे पूछ ले कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट AB बाई सी डी करके कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की वैल्यू आप लोगों को बता देनी है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे एनालिसिस किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारी ABCD पे की पैरामीटर की क्या वैल्यू होगी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमारी क्या वैल्यू होगी और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या वैल्यू होगी, ये अब हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं एनालिसिस पे। यहां तक आप लोगों को कोई भी परेशानी आती है, कोई भी डाउट आता है या कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था तो मैंने इसका डायग्राम भी आप लोगों को बनाया था कि जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसमें कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमारी लेंथ कम होगी तो हमारी रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा चार्जिंग करंट बहुत कम होगा, तो हम अपने कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ R और L। तो यहाँ जो हमारा वोल्टेज है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, वो क्या हो गया, VR, और जो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो क्या है, VS। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, कि जो हमारा सेंडिंग एंड करंट है वो किसके इक्वल है, रिसीविंग एंड करंट के। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी कोई भी ट्रांसमिशन लाइन होगी उसके अंदर R और L हमेशा क्या रहेंगे, लम्प्ड रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी भी हम इन लोगों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ABCD की जो वैल्यू आएगी हमारी किसमें, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, वो क्या आएगी, वो हमारे पास आता है 1Z01। तो जहां हम लोगों ने क्या देखा, A इक्वल्स टू किसके है, D के। A इक्वल टू D मतलब क्या हुआ कि जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो कैसी है, सिमेट्रिकल है। और AD माइनस BC इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। AD मतलब 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू Z कितना हो गया, 0। तो AD माइनस BC हमारा क्या आया, 1 आया। तो हमारी जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, हम लोगों ने क्या देखा, हमारी जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या है, सिमेट्रिकल भी है और रेसिप्रोकल भी है। और एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कि हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बस आप लोग अभी इतना याद रखिए कि फेरांटी इफेक्ट एब्सेंट कहाँ होगा, जब भी हमारी A की वैल्यू 1 होगी उस जगह पे कभी भी हमको ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना फिलहाल आप लोग याद रखिए। जब मैं सारी ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस कर लूंगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा फेरांटी इफेक्ट क्या होता है और कौन कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में वो पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर A इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, D है। तो हमारा जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या हो गया, सिमेट्रिकल है। और AD माइनस BC की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल्स टू 1 है। तो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या हो गया, रेसिप्रोकल।
तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल दोनों होती है, प्लस उसमें हमारा फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की तरफ। यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल आपको पढ़ाया था और दूसरा आपको पढ़ाया था मैंने सेंडिंग एंड सी मॉडल। अब हम लोग क्या देखेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा आर है और एल है वो हमेशा क्या रहेंगे, लंब्ड रहेंगे। तो ये हमारा आर हो गया, ये एल हो गया। अगर हम लोगों ने लास्ट में कैपेसिटेंस लगाया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीविंग एंड सी मॉडल। मैंने आप लोगों को ये कल पढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ से हमारा सेंडिंग एंड करंट जा रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है ये क्या है, हमारा कैपेसिटेंस। तो अगर मैंने लास्ट में कैपेसिटेंस लगाया है, रिसीविंग एंड पे कैपेसिटेंस लगाया है, तो मैं इसको किस नाम से बोलूंगा, रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल। ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल। अब रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल में जो हमारी एबीसीडी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हम लोग यहां से देखेंगे। ये हमारी होगी 1 प्लस वाई जेड, बी की वैल्यू हमारी होगी जेड, सी की वैल्यू वाई और हमारी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, रिसीविंग एंड सी मॉडल में जो हमारी ए की वैल्यू है वो क्या है, 1 प्लस वाई जेड है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारी ए की वैल्यू 1 है तो हमारे सिस्टम में कभी भी हमको क्या देखने को नहीं मिलेगा, फेरांटी इफेक्ट हमको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई जेड है। तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, फेरांटी इफेक्ट इज प्रेजेंट। रिसीविंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल में फेरांटी इफेक्ट हमारा प्रेजेंट होगा। अब यहां से हम लोगों ने क्या देखा, A इज नॉट इक्वल्स टू क्या है, D है। A जो और D क्या है, बराबर नहीं है। तो ये हमारा सिस्टम क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। और हमारा AD माइनस BC 1 प्लस वाई जेड इंटू 1 और ये हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये रेसिप्रोकल भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, फेरांटी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर वहीं पे हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस लगा देते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेंडिंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल। अब सेंडिंग एंड कैपेसिटेंस में हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, तो सेंडिंग एंड कैपेसिटेंस मॉडल में आपको कुछ याद नहीं रखना है, Z हमारा सेम रहेगा, Y हमारा सेम रहेगा। ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। 1 प्लस वाई जेड हमारा नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही हमारा 1 यहाँ पे पहुंच गया तो हम लोग क्या देखेंगे, फेरांटी इफेक्ट क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी सिस्टम में हमारे ए की वैल्यू 1 होगी तो हमारे सिस्टम में कोई भी फेरांटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारी ए की वैल्यू 1 थी, वहां कोई फेरांटी इफेक्ट नहीं था। सेंडिंग एंड सी मॉडल में हमारी ए की वैल्यू 1 है, वहां कोई हमारा फेरांटी इफेक्ट नहीं है। वहीं पे रिसीविंग एंड सी मॉडल में हम लोगों ने देखा ए की वैल्यू 1 प्लस वाई जेड है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फेरांटी इफेक्ट हमारा प्रेजेंट होगा। अब मैंने आप लोगों को ये ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड सी मॉडल और कैपेसिटेंस सी मॉडल दो तरीके के बताए थे। उसी के साथ मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सेंडिंग एंड सी मॉडल और रिसीविंग एंड सी मॉडल में क्या दिक्कत हम लोगों को आती थी, एक्यूरेसी हमारी कम हो जाती थी। तो उस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते थे, दो मॉडल हम लोग बनाते थे। एक हमारा था नॉमिनल टी मॉडल, एक मॉडल था हमारा नॉमिनल पाई मॉडल। अब नॉमिनल टी मॉडल और नॉमिनल पाई मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर की क्या वैल्यू होती है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई मॉडल।
नॉमिनल पाई मॉडल। नॉमिनल पाई में हम लोगों ने क्या देखा था, यहां हमारा कैपेसिटेंस होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये हमारा कैपेसिटेंस, और ये हमारा हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये है हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। और जो हमारा कैपेसिटेंस था उसको हम लोग किस में डिवाइड कर लेते थे, C/2 एंड C/2। अब हमारी नॉमिनल पाई मॉडल में जो ABCD पैरामीटर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो A की वैल्यू है हमारी 1 + YZ/2, B की वैल्यू है हमारी Z, C की वैल्यू है हमारी Y 1 + YZ/4, और D की वैल्यू है हमारी 1 + YZ/2। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आई, यहां से हम लोगों ने क्या देखा, A = D है, तो हमारा जो नॉमिनल पाई मॉडल है वो कैसा हो गया, यहां से हम लोगों ने क्या देखा, सिमेट्रिकल आया है हमारा मॉडल। AD A = D है, तो हमारा मॉडल कैसा हो गया, सिमेट्रिकल। अब हम लोगों ने क्या देखा, AD - BC = 1 हमारा आना चाहिए, किसके लिए, रेसिप्रोकल के लिए। दूसरा, अब यहाँ पे जो हमारी A की वैल्यू है क्या वो 1 है, बिल्कुल नहीं है, वहां पे 1 + YZ/2 है, तो यहाँ क्या होगा, फेरांटी इफेक्ट प्रेजेंट होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में और सेंडिंग एंड सी मॉडल में हमारा फेरांटी इफेक्ट एब्सेंट है, और वहीं पे हमारा नॉमिनल पाई में और रिसीविंग एंड सी मॉडल में क्या है, फेरांटी इफेक्ट प्रेजेंट है। हो सकता है अभी आप लोगों को लग रहा हो फेरांटी इफेक्ट सर बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बताया है नहीं फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट और एब्सेंट बस बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को नॉमिनल टी मॉडल और बस बता दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा फेरांटी इफेक्ट क्या होता है और कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में ये सबसे ज्यादा होता है, कौन से मॉडल में ये ज्यादा होता है, इसके नुकसान क्या क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉमिनल टी मॉडल। ये हमारा हो गया नॉमिनल पाई मॉडल। ठीक है, ये जो ABCD पैरामीटर्स की वैल्यू मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, नॉमिनल टी नॉमिनल पाई मॉडल के लिए, ये आप लोगों को क्या रखना है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आपसे पूछ लेगा। अब हम लोगों का क्या आ गया, नॉमिनल टी मॉडल। नॉमिनल टी मॉडल में हम लोगों ने क्या देखा था, यहां हमारा क्या हो जाएगा, R/2 L/2 R/2 और ये L/2, और हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाता था, ये हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा एड। तो ये हमारा क्या हो गया, R/2 L/2 R/2 L/2, और ये कैपेसिटेंस। तो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs और रिसीविंग एंड वोल्टेज Vr। अब यहां से हम लोगों ने क्या देखा, ABCD पैरामीटर की जो वैल्यू आई हमारी किसमें, नॉमिनल टी मॉडल में, वो हमारी क्या आई है, 1 + YZ/2 और B की वैल्यू क्या है हमारी, Z × 1 + YZ/4 Y and 1 + YZ/2। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे भी A और जो D है वो इक्वल है, तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में आ गई, यहाँ वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, तो फेरांटी इफेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में A की वैल्यू हमारी 1 थी, तो फेरांटी इफेक्ट एब्सेंट था। फिर हम लोग आए रिसीविंग एंड सी मॉडल पे, वहां हमारी A की वैल्यू 1 नहीं थी, तो वहां हमारा फेरांटी इफेक्ट प्रेजेंट था। फिर हम लोग आए सेंडिंग एंड मॉडल पे, वहां हमारी A की वैल्यू 1 थी, फिर से फेरांटी इफेक्ट एब्सेंट हो गया था। अब नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई दोनों में A की वैल्यू 1 नहीं है, वहां भी फेरांटी इफेक्ट हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि फेरांटी इफेक्ट हमारा क्या होता है। फेरांटी इफेक्ट जो है वो हमारा क्या होता है बच्चों,
पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर लिख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को ये बता देता हूं फिर, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड आया वो क्या आया, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ ABCD जो हमारे पैरामीटर आए वो क्या आएंगे यहाँ से, तो A की जो वैल्यू आई हमारी वो आई cos H गामा इंटू L, B की वैल्यू हमारी आई ZC साइन H गामा इंटू L, और C की वैल्यू है हमारी साइन H गामा इंटू L डिवाइडेड बाई ZC, और ये है हमारा cos H गामा इंटू L। ये हो गया हमारा किसके लिए, ये है हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में भी हम लोगों ने क्या देखा कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो है हमारी वो कैसी है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इसमें भी A की वैल्यू हमारी क्या है, 1 नहीं है, तो यहाँ भी हमारा फेरांटी इफेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फेरांटी इफेक्ट पे। फेरांटी इफेक्ट होता क्या है, मान के चलिए ये हमारे पास दो पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहां से हमको पावर ट्रांसफर करानी है यहां तक, तो ये हमारा सेंडिंग एंड है और ये हमारा क्या है, रिसीविंग एंड है। होना क्या चाहिए कि यहां से अगर हम लोग 10 वॉट पावर भेज रहे हैं तो यहाँ हमारी 10 वॉट पावर हमको मिलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है जब वो लो वोल्ट, हमारा क्या कहते हैं उसको, लो लोड पे, मतलब कम लोड पे या फिर लाइट लोड पे जब काम कर रहा होता है, जब सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड नहीं होता है, तब ऐसा होता है कि हमारा जो सेंडिंग एंड है वहां से मान के चलिए हमने 10 वॉट की पावर सेंड की, जो हमारा रिसीविंग एंड है उस एंड पे हमको कितनी पावर मिली, 12 वॉट 15 वॉट इतनी पावर मिली। यानी कि अगर हमारी पावर सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाए किस पे, रिसीविंग एंड पे, मान के चलिए आपको किसी को 5 रुपए देने हैं और आप उसको 5 की जगह 10 रुपए दे दिए, तो आपका 5 रुपए का नुकसान हुआ ना। यही एक तरीके से होता है, अगर हमको 5 रुपए देने हैं तो अगर हम 5 ही रुपए देंगे तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर हमको यहाँ से पावर भेजनी है 5 और पहुंच रही है 10, हमने भेजी 5 ही है लेकिन वहां पहुंची 10 है, तो हमारा नुकसान इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। जब रिसीविंग एंड मॉडल पे, सॉरी रिसीविंग एंड पे सेंडिंग एंड से ज्यादा वोल्टेज हमारा पहुंच जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि अगर सेंडिंग एंड से हम लोग पावर भेज रहे हैं और रिसीविंग एंड पे हमको ज्यादा पावर मिल रही है, उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको दे देगा स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, एक कोई और इफेक्ट आपको दे देगा। सही आंसर जो हमारा इसमें होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। तो जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जो वैल्यूज लिखवाई हैं, एक बार को आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू बेशक याद मत रखिएगा, उतनी एग्जाम में नहीं पूछी गई है, लेकिन नॉमिनल टी, नॉमिनल पाई, रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड और ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की आपको ABCD पैरामीटर की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। अब जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये पॉइंट वो है जो आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, फेरांटी इफेक्ट इज एब्सेंट इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। फेरांटी इफेक्ट इज एब्सेंट in short transmission line and sending end capacitance model। हुआ क्या था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और सेंडिंग एंड सी मॉडल में जो हमारी ए की वैल्यू थी वो क्या थी, 1 थी। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है जब भी हमारी ए की वैल्यू का 1 होगी तो उस जगह पे हमारा फेरांटी इफेक्ट एब्सेंट रहेगा। दो ही जगह हमारी ए की वैल्यू 1 थी, सेंडिंग एंड सी मॉडल में और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, इसीलिए इन दोनों जगह हमारा क्या है, फेरांटी इफेक्ट एब्सेंट है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, फेरांटी इफेक्ट इज हाईएस्ट इन रिसीविंग एंड सी मॉडल।
Ferranti effect is highest in receiving and C मॉडल। रिसीविंग एंड सी मॉडल में जो हमारा फेरांटी इफेक्ट है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, फॉर नॉमिनल टी एंड नॉमिनल पाई एंड नॉमिनल पाई मॉडल फेरांटी इफेक्ट are equal but less than the receiving and C मॉडल। ये 3 पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, फेरांटी इफेक्ट जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और सेंडिंग एंड सी मॉडल में क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्यों होगा, आपको कई बार मैं बता चुका हूं, जब भी हमारी ए की वैल्यू 1 होगी तो हमारा फेरांटी इफेक्ट एब्सेंट होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, फेरांटी इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, वो हमारा होगा रिसीविंग एंड सी मॉडल में। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई मॉडल में जो हमारा फेरांटी इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा, लेकिन कम होगा किससे, रिसीविंग एंड सी मॉडल से। ये थी हमारी एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एबीसीडी पैरामीटर की क्या वैल्यू हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होती है, क्या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में होती है और क्या हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होती है, ये आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके बाद अब आप अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन की क्या वैल्यू होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन की क्या वैल्यू होती है और लॉन्ग ट्रांसमिशन की क्या वैल्यू होती है, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। सिंक्रोनस मशीन में आपको पढ़ा चुका हूं, वो आप पूरी पढ़ लीजिए। जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन आप लगाइए। अगर बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वरना आप उससे आप मेरा नंबर भी मांग सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप उस पर अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंडक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, इंडक्शन के क्वेश्चन आप लगाएं, सिंक्रोनस के क्वेश्चन आप लगाएं, और जैसे जैसे मैं पावर सिस्टम आपको पढ़ाता रहूं इसके क्वेश्चन भी आप साथ के साथ लगाते रहें, क्योंकि पावर सिस्टम हमारा बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होगा। तो इसको आप साथ के साथ तैयार करें। अगर आपने पावर सिस्टम तैयार कर लिया तो आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाएं, किसी कंपनी में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में ही जाते हैं, वहां सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके मशीन और पावर सिस्टम से ही आपसे पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं जगहों पे जाके आपको काम करना है, यही सब देखते हुए आपको काम करना है। इन्हीं ट्रांसफार्मर में भी इन सब चीजों का ध्यान रखना है और ट्रांसमिशन लाइन में ही आपको रेगुलर काम करना है। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो बेझिझक होकर कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका डाउट ऐसा होगा जैसे कमेंट में क्लियर करवाया जा सकता है तो मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा, वरना आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत आती है, नोट्स चाहिए या कोई भी चीज़ है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं। हर हर महादेव।